हेलो दोस्तों, तो मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं लेकर गया नया वीडियो। जिस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों क्लास 8 का साइंस। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 8 का साइंस का वीडियोस बनाइए, तो मैं दोस्तों को वीडियो लेकर आ गया हूँ। और क्लास 8 का जो है रेगुलर वीडियो सब आएगा, अपलोड होगा। तो क्लास 8 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही प्यार दिया मुझे इस चैनल को, और बहुत ही खुशी इस बात से मुझे कि क्लास 8 के स्टूडेंट जो है पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और पढ़ते हैं वो ऑनलाइन। तो दोस्तों आज जो है क्लास 8 का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट साइंस हमारा, ठीक है। इस साइंस का चैप्टर 1 जो है वो उसका नाम है, देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियोस पे इंग्लिश का जो मैंने वीडियोस बनाया था, वो सारे वीडियोस को आप लोगों ने जिस तरह से पसंद किया और लाइक किया और देखा, ठीक है, उस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला भी वीडियो को भी अच्छे से देखोगे और आपको समझ में भी आएगा। और आखिरी तक देखोगे आप, इसे लाइक जरूर करना तब तक जब तक आपको ये वीडियो समझ में ना आए। अगर ये समझ में आ जाता है वीडियो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, चलिए आ जाइए फटाफट, अब लग जाते हैं, शुरुआत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए चैप्टर का जो नाम है दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले इस चैप्टर का नाम को समझना जरूरी है। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल होता है। क्या होता है? फसल। तो आप लोगों ने फसल तो जरूर देखा होगा जब भी आप कभी ट्रेन से सफर करते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में खेती नहीं होता, तो दोस्तों वो फसल क्या होता है? वो केवल खाने पीने का सामान होता है कि जान पाते हैं कि फसल क्या होता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे ट्रेन वगैरह में सफर कर रहे होते हैं तो हमें फसल दिखता है बहुत सारा, जो है ट्रेन के आसपास के, जो पटरी के आसपास के जो खेत रहते हैं, उन खेतों में बहुत सारा फसल लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए भाई, कहता है कि फसल का प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल का उत्पादन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, चाहे हमारा इंसान का लाइफ हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, ठीक है। अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं किया गया ना, तो वो वस्तु जो है वो पूरी तरह से खराब हो सकता है। तो दोस्तों क्रॉप तो उत्पादन हो जाएगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट तो करना जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसको अच्छे से उसका देख रेख करना, बचा के रखना, ताकि सालों साल तक जो है जो लोग हैं वो खा सके, लोग भूखमरी का सामना ना करें फ्यूचर में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों, बहुत ही मस्त चैप्टर है, समझते हैं। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम हमारे सामने है। अब इसका मेन टॉपिक जो है वो देखेंगे, आखिर क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप, ठीक है। क्रॉप क्या होता है? तो दोस्तों इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। व्हेन प्लांट्स, देखिए व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जैसे कि कोई खेत ले लीजिए, उस खेत में अगर गेहूं का पौधा लगा हुआ है, तो दोस्तों पूरा खेत में केवल गेहूं का ही फसल लगा हुआ रहता है। आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि बहुत ही हाई लेवल पे, ठीक है। जैसे कि गेहूं का खेती की अगर बात करें, तो गेहूं का ही खेती केवल बहुत ही बड़े एरिया में खेती किया जाता है। तो इस तरह की जो फसल होती है उसे ही क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि एक गेहूं का एक बीज यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे एक बीज उगा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको फसल कहेंगे। तो नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा दोस्तों कि वो फसल है, बल्कि हम उसको क्या कहेंगे साधारण तौर में कि एक गेहूं का बीज से एक पौधा निकला हुआ है, बस ये कह सकते हैं। उसको फसल नहीं कह सकते। फसल तब तक नहीं कहेंगे हम जब तक बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ही स्थान पे उसको उगाया गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। You already know that the crops are of different types like cereals। देखिए दोस्तों आप लोग जानते पहले से कि आखिर फसल क्या क्या होता है। जैसे कि cereals हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया एंड फ्रूट्स हो गया, ये सब तो आप जान ही रहे हो। These can be classified on the basis of the season in which they grow। दोस्तों इसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बात क्या है ना, कि इसको अलग अलग भाग में बांटने का कारण क्या है ना दोस्तों, कि ये जो है जितने भी फसल होते हैं, ये सारे फसल जो है अलग अलग सीजन में उगते हैं। क्या गेहूं को अगर हम गर्मी का मौसम में, ये ठंडा का मौसम में अगर हम लगा देंगे, तो क्या वो फसल अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? तो कारण ये है कि उसको अनुकूल मौसम नहीं मिला। तो दोस्तों जितने भी सारे फसल है, सारे फसल जो है अलग अलग मौसम में उत्पादन होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक फोटो को आप देखिए गौर से, और इस फोटो को देखिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए जो फसल लगाया गया है, ठीक है, ये एक ही तरह का फसल है और बहुत ही बड़ा सा जमीन में लगा हुआ है, जो कि इसी को हम कहेंगे क्रॉप्स, ठीक है। बहुत ही इजी था ये टॉपिक, जहां तक हमको उम्मीद है कि आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ए क्रॉप, तो आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखते हैं कि कितने भाग में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों हमारा भारत ही अगर देखा जाए ना, तो हमारा भारत का जितना भी राज्य है ना, सारे राज्यों का जो टेम्परेचर है वो अलग है।
हर राज्य का टेम्परेचर अलग अलग है और हर राज्य में जितना भी फसल उगता है वो सारा अलग अलग तरह का फसल उगता है सारी जगह पे, ठीक है। जैसे कि झारखंड देख लो, झारखंड में अलग तरह का फसल उगता है। पंजाब देख लो, पंजाब में गेहूं बहुत ज्यादा है, चावल ज्यादा है। बंगाल देख लो, चावल के लिए फेमस है ना। इसी तरह से गुजरात ले लो, कपास वगैरह के लिए फेमस है, दाल के लिए फेमस है। तो दोस्तों इस तरह से जो है जितनी भी फसल है सारे अलग अलग राज्यों में इस तरह की फसल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है ना, देखिए डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसीलिए ये पूरे भारत का जो फसल का जो क्रॉपिंग सिस्टम है ना, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए दीज आर, देखते हैं कि कौन कौन सा है। सबसे पहला है खरीफ फसल। देखिए खरीफ क्रॉप्स, आप इसको पढ़े होंगे शायद, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आज खरीफ फसल के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए और सीख लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए खरीफ क्रॉप्स आखिर होता क्या है। द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन। दोस्तों भी बरसात का मौसम आने वाला है ना। तो दोस्तों देखिए क्या कहता है कि खरीफ फसल, पहला जो होता है वो खरीफ होता है, दूसरा होता है रबी फसल, ठीक है। तो दोस्तों खरीफ फसल जो है इसका खासियत क्या है कि इसको रेनी सीजन में यानी कि बरसात के मौसम में इसको लगाया जाता है, ठीक है। बरसात के मौसम में इसे बोया जाता है। आर कॉल्ड खरीफ फसल, यानी कि बरसात के मौसम में जो फसल लगाए जाते हैं जैसे कि धान वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब जो है धान वगैरह सुने होंगे नाम आप पैडी जिसको कहते हैं ना। तो दोस्तों इस तरह के जो फसल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल, जो खास करके बरसात के महीने में लगता है। तो बरसात का महीना कौन सा होता है, तो देखिए जून से लेके सितंबर के बीच का। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि खरीफ फसल जो है कौन से महीने में लगाए जाते हैं, तो देखिए जून में स्टार्ट होता है और सितंबर तक ये फसल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस खरीफ फसल का, ठीक है। इस जून से लेकर सितंबर तक जो है ये फसल जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया हुआ है पैडी जानते हैं आप, देखे होंगे। पैडी मतलब क्या होता है, धान, ठीक है। ये देखिए धान का खेती है, यहाँ पे देखिए इसमें पैडी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेज है। मेज मतलब क्या होता है, मकई। तो मकई देखिए, मकई भी आप जरूर खाए होंगे, तो मकई को मेज कहते हैं। तो दोस्तों ये सब जो फसल है ना, सब जो है खरीफ फसल में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सोयाबीन है, सोयाबीन आप जरूर खाए होंगे। ग्राउंड नट, देखिए ग्राउंड नट का एक फोटो है यहाँ पे क्लिक किया हुआ मैंने, ठीक है। देखिए मूंगफली, जिसको ग्राउंड नट को क्या कहते हैं, मूंगफली। तो दोस्तों इस तरह की जो फसल है ना, इस तरह की फसल को खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है जून से लेकर के सितंबर के महीने में उगाया जाता है, क्लियर है। तो खरीफ फसल के बारे में और कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है, बस यही मेन मुद्दा था और मेन मैटर यही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका दूसरा फसल जो है, दूसरा पैटर्न जो है, ये तो पहला पैटर्न था खरीफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे रबी क्रॉप्स की तरफ। रबी क्रॉप्स यानी कि खरीफ के बारे में पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रबी क्रॉप्स के बारे में। तो देखिए द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। दोस्तों विंटर का सीजन आप जानते हो कि क्या होता है, ठंडे का मौसम है ना, या जाड़े का मौसम। अक्टूबर से मार्च तक चलता है, पता है ना आप लोगों को। ठंडे का मौसम अक्टूबर से स्टार्ट होना शुरू होता है और मार्च तक चलता है। तो दोस्तों जो फसल ठंडे मौसम में लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड लाइन सीड हो गया। दोस्तों इस तरह के जो है जितने भी फसल है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, या मस्टर्ड यानी कि सरसों, इन सारी चीजों का जो खेती है ये ठंडे का मौसम में होता है दोस्तों। बिसाइड दीज, इनके अलावा पल्सेस यानी कि दाल और वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। और क्या कहता है कि इसके अलावा और गर्मी के मौसम में कहीं कहीं पर दाल उगाए जाते हैं, तो कहीं कहीं वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। और इस तरह के जो फसल होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स हम कहते हैं। तो दोस्तों रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे गेहूं। गेहूं जो है ये जाड़े का मौसम में ही लगाया जाता है और ये जाड़े का मौसम में इसे फिर काट लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो है ग्राम है यानी कि चना, ठीक है। ये चना भी जो है इसी टाइम में खेती होता है, ठंडे का मौसम में, जो हम लोग हाथ में लेके घूमते हैं, जिसको झिंगरी कहते हैं ना, झिंगरी गुड़ है ना। तो दोस्तों इस तरह का झंगरी गुड़ जिसको कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस तरह का जो चना होता है ये ठंडे का मौसम में उगता है ना। आगे देखिए पी मतलब क्या होता है, मटर। मटर तो आपने जरूर खाया होगा, ऑफकोर्स खाया होगा, है कि नहीं। मटर बहुत ही मजेदार सा चीज है, छुड़ा छुड़ा के खाने में इसे टाइम पास के लिए बहुत ही बेस्ट जरिया है। आप भी लीजिए और आप भी खाइए, ठीक है, आराम से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया हमने और खरीफ क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब आगे जो है ना, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दोस्तों खेती कैसे किया जाता है, तो चलिए आज आप लोगों को सिखा देते हैं कैसे खेती किया जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए
बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जब फसल उगाने का जब बात किया जाता है दोस्तों उत्पादन करने के लिए, तो उसके लिए कुछ कुछ प्रैक्टिस यानी कि कुछ कुछ अलग सा बिहेवियर करना पड़ता है खेत के साथ, जिसके कारण क्या होता है कि फसल उगना आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते क्या है, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, यानी कि खेत में कोई भी बीज डालने से पहले, ठीक है, उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको किया जाता है। तो पहला कौन सा है, तो देखते हैं पहला कौन सा है। देखिए पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को अच्छे से तैयार करना। दोस्तों अगर देख लीजिए, अभी मान लीजिए कि सड़क है हमारा, सड़क के ऊपर अगर हम चाहेंगे कि कोई फसल अगर लगा दे, तो दोस्तों क्या उस फसल को हम लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ का मिट्टी बहुत ज्यादा ठोस है, और इस तरह की मिट्टी में क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो है फसल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी वहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पढ़ेंगे इसको बारीकी से और देखेंगे। दूसरा क्या है, सोइंग, यानी कि बीज को बो देना, इसी को कहते हैं सोइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जब फसल लगा देते हैं हम लोग, बीज को बो दिए, तो उसमें फिर हम लोग को फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, तो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद, जिसके जरिए क्या होता है कि पौधे बहुत ही तेजी से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और मैनर का मतलब वो जो गोबर वगैरह जो होता है हमारे घरों में जानवरों का, है ना, उसी को कहते हैं मैनर। आगे देखिए 4 नंबर, इरिगेशन। दोस्तों फसल तो आपने लगा दिया, देखो इसको याद कैसे रखना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला काम होगा मिट्टी को तैयार करना। दूसरा होगा सोइंग, यानी कि जैसे मिट्टी तैयार हो जाएगा उसमें तुरंत हम बीज डाल देंगे। तीसरा, जब बीज डाल देंगे तो भैया उसको तो तुरंत उगाना भी है, तो उगाना है भैया, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें तुरंत फिर खाद भी डाल देंगे। खाद डालने का फायदा क्या होगा, खाद डालने का फायदा क्या होगा, खाद डालने का फायदा ये होगा दोस्तों कि हम वो जो बीज उस जमीन में डाले हैं, जो 3 महीने में या 1 महीने में उगता, उसको हम 10 दिन के अंदर उगा लेंगे। कारण क्या है, खाद। अगर खाद नहीं डालेंगे, यानी कि फर्टिलाइजर्स उसको कहेंगे, है ना, तो फर्टिलाइजर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हो गया मतलब सॉइल, और तीसरा हो गया एडिंग फर्टिलाइजर्स या मैनर, और 4 नंबर हो गया इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, जब हमारा बीज उग गया दोस्तों, जब पौधा निकल गया छोटा छोटा, तो उसको पानी तो चाहिए, तो इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई तो करना पड़ेगा ना, तो सिंचाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। दोस्तों जब हम फसल लगाते हैं ना, तो खेत में बहुत ही ज्यादा झाड़ियां हो जाती है, और वो झाड़ियां क्या करती है कि जो फसल लगा है उस फसल को बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमारे पास अभी आज के जमाने में इतना अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है कि उस तरह की वीड से हमें बचने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है हमारे पास। कारण क्या है कि देखिए वीड्स जो है बहुत ही गंदा प्रभाव डालते हैं पौधों पे। वो जो है मिट्टी में जितना न्यूट्रिएंट्स रहता है, सारा न्यूट्रिएंट्स को वो मिट्टी खा जाते हैं या ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पौधा है, जो हमें फसल देने वाला है, वो पौधा तो ले नहीं पाएगा फिर न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से, तो दोस्तों हमें फसल, फिर हमें बेहतर फसल मिलेगा कैसे, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है इस तरह के सिचुएशन में। तो दोस्तों इसलिए प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, हम लोगों को पौधों को या अपने फसल को हमें बचाना होगा, किससे, वीड्स से। ठीक है, देखिए 6 नंबर का पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए फसल, पहले मिट्टी को तैयार कर लिए, बीज डाल दिए, खाद डाल दिए, पानी डाल दिए, इसके बाद क्या होगा, झाड़ियों से बचाना है उससे, और झाड़ियों से जब बचा लिए दोस्तों तो फसल तो उग गया हमारा। अब फसल जब उग जाएगा दोस्तों तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। हार्वेस्ट का मतलब क्या, वो फसल को काट देना, जैसे कि गेहूं है तो गेहूं को काट के घर ले आना, चावल है, धान का खेती, उसको काट के घर ले आना, तो दोस्तों इसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, फसल को काट लेना। ठीक है, अब जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा तब एक और लास्ट प्रोसेस बचेगा। लास्ट प्रोसेस देखते हैं क्या है, स्टोरेज। लास्ट प्रोसेस क्या है, स्टोरेज। दोस्तों जब चावल हमारे पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में उग जाएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उस चावल को जमा करके रखना चाहिए। नहीं जमा करके रखेंगे तो क्या खाएंगे अगले साल, अगला साल अगर बारिश नहीं हुआ, मौसम अच्छा नहीं रहा और फसल नहीं उगा पाया हम अगर अच्छे से, तो दोस्तों अगला साल हम क्या खाएंगे, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। तो दोस्तों इसलिए हमें क्या है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं स्टोरेज, यानी कि जितना भी अनाज हमारे पास उगता है उन सारे अनाजों का स्टोरेज बनाना जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे 1 बाय 1। देखते हैं, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिट्टी को तैयार करते हैं पहले फसल लगाने से पहले। जितने लोग तैयार हैं मारो ठोको, लाइक करो भाई, क्या कर रहे हो, है ना, तो लाइक करो यार वीडियोस को। चलो ठीक है, अगर वीडियो देख रहे हो बहुत ध्यान से दोस्तों और समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है अच्छे खासा फायदा उठा सके इस वीडियो से। तो दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, चलिए देखते हैं कि आखिर मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। दोस्तों फसल को उगाने से पहले सबसे पहला
स्टेप यही है, पहला कदम यही होता है कि मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दोस्तों अगर फसल उगाने का बात किया जाए तो फसल उगाने का बाद में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि मिट्टी को लूज कर देना। जो मिट्टी हमारे जैसे सड़क का मिट्टी है, रोड का, वो मिट्टी तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, इसीलिए तो उसके ऊपर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं और कुछ नहीं होता उस मिट्टी का। लेकिन दोस्तों हमारे जो खेत में होता है उस मिट्टी को अगर हम लोग फसल उगाना चाहते हैं उसमें, तो हमें क्या करना होगा, उस मिट्टी को, ठीक है, उसमें उस मिट्टी को पूरा लूज करना होगा, यानी कि जो पूरा हार्ड बना हुआ है, जो पूरा एकदम पत्थर सा बना हुआ है या जमा हुआ है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होगा। तो ये आखिर करेंगे कैसे? तो देखिए, दिस अलाउज द रूट्स टू, देखिए, पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। दोस्तों जो अब बताइए कि मिट्टी को आखिर लूज क्यों करेंगे? कुछ तो कारण होगा भैया, तो कारण क्या है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। कारण जान लो। अगर हम फसल लगाते हैं दोस्तों तो उसका जड़ जो रहता है बहुत कमजोर रहता है। सबसे पहली बार ये हार्ड वाला जो सरफेस है, यानी कि जो कठोर सरफेस है, यानी कि सड़क वाला या बड़े बड़े मैदानों का जहाँ पे घास नहीं उगता, उस तरह की जो मिट्टी रहती है ना, उस मिट्टी में उसका जड़ अंदर जमीन के अंदर जा नहीं पाता, तो मजबूती से खड़ा नहीं रह पाएगा। और मजबूती से खड़ा नहीं रह पाएगा और साथ में जमीन के अंदर जब वो जड़ जाएगा नहीं तो न्यूट्रिएंट्स लाएगा कहाँ से? क्या आप दोगे अपना खाना कि लो भैया मेरा खाना खा लो? नहीं हो सकता भाई। इसलिए मिट्टी को लूज करना जरूरी होता है। अब मिट्टी को लूज कर दो, मिट्टी को लूज करना जरूरी होता है। कारण क्या है कि मिट्टी लूज हुआ तो उसका जो पौधा जो हमारा है, उस पौधा का जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, और जैसे वो जड़ के मिट्टी के अंदर चला जाएगा वो जाके मिट्टी से जितने सारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व जो अवेलेबल है मिट्टी में, वो सबको क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। तो दोस्तों इस तरह से सबसे पहला प्रोसेस जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है। अब देखिए मिट्टी को आखिर हम लोग जो है कैसे लूज करते हैं, तो उसमें हल चलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बैल से हल चला रहा है एक किसान, है ना, और ये क्या कर रहा है? मिट्टी को लूज कर रहा है। हल चलाने मतलब क्या कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना या खोद देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और है जिसमें देखिए इसमें पूरा मिट्टी जो है वो क्या हो चुका है? पूरा सॉफ्ट हो चुका है। कारण कैसे सॉफ्ट हुआ है? तो दोस्तों को सॉफ्ट किया गया है तभी ये सॉफ्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें अभी तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है। देखिए पहले प्राचीन काल में क्या था कि हमारे दादा लोग या परदादा लोग जो थे, जो खेती करते थे, वो लोग कैसे खेती करते थे? तो ऐसे खेती करते थे, बैल से। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास इससे तो बेहतर मशीन आ चुकी है, तो इन मशीनों का फायदा हम उठा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सॉइल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में और भी कुछ टॉपिक्स हैं, चलिए उसे जान लेते हैं कि आखिर किन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, मिट्टी को तैयार करने में। तो देखिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में कि कौन कौन से चीज़ों का हम लोग लागू करते हैं ताकि अच्छा से फसल उगाया जा सके, ठीक है। कैसे मिट्टी को अच्छा किया जा सके। प्लव का मतलब जानते हैं? प्लव का मतलब जोतने वाला, ठीक है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों अगर ये हल का बात किया जाए ना, जिसको हल कहते हैं, प्लव का मतलब हल, वो हल क्या करता है? जमीन को खोदते हुए जाता है ना। तो देखिए क्या कहता है कि ये प्लव का जो सिस्टम है ना दोस्तों, यानी कि हल, ये हमारे प्राचीन कालों से यूज करता जा रहा है। ये मतलब आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारा ऐसा गांव है जहां पर अभी भी प्लव का इस्तेमाल करते हैं लोग, हल का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास ना ट्रैक्टर है। भैया जब ट्रैक्टर नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी? यही ना यूज करेगा, प्लव, हल, है कि नहीं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास धन दौलत नहीं है ज्यादा, केवल जमीन है और उसी में फसल उगा के वही फसल को वो खाते हैं, तो वो तो ट्रैक्टर से तो हल जुतवा नहीं सकते। तो दोस्तों वो करेंगे क्या? तो वो दोस्तों अपने बैलों को रखे, उन बैलों से फायदा भी उठा लेते हैं। वो लोग साल भर गोबर भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, और खाने पीने के लिए जानवर मांस भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह का फायदा होता है किसानों को, ठीक है। तो इसलिए वो लोग प्लव का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं बहुत सारे गाँवों में, ठीक है। और ये आज से नहीं दोस्तों, ये कई सौ सालों से चला आ रहा है सिस्टम। उसके बाद देखिए क्या होता है, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ द वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। दोस्तों मैंने भी दिखाया था कि आखिर हल को कैसे चलाया जाता है। दो बैल रहते हैं या दो या चार बैल रहते हैं, और वो चारों बैल क्या करते हैं? एक हल लगा रहता है उनके पीछे, प्लव। देखिए यहाँ पे फोटो दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही प्राचीन काल का ये हल है। इस हल को आप जरा गौर से देखिए दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही प्राचीन काल का हल है और इस हल में दिखाया गया है कि कैसे ये मिट्टी को जोतता है। ये देखिए यहाँ पे कैसे करता है। ये देखिए किसान है, ये किसान जो है क्या कर रहा है, ये दो बैल लगा हुआ है और ये दोनों बैल जो है खींच रहा है इस हल को, और ये कंट्रोल कर रहा है और ये मिट्टी को खोदते हुए जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से प्लव जो यानी कि हल जोतने का जो काम है इस तरह से चलता है। अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है। अब तो हम लोगों के पास मशीन है तरह तरह का, हम लोग जो है तुरंत हल जोत लेते हैं। जो काम हमारा 5 घंटे में होता था वो काम 1 घंटा भी नहीं लगता, आधा घंटा में फिनिश। दोस्तों बहुत ही कमाल के जीवन जी रहे हैं हम लोग आजकल,
है ना। हम लोगों का जो जीवन था पहले बहुत ही कठिनाइयों से भरपूर था, लेकिन अब नहीं रहा। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है भाई, चलो एंजॉय करते हैं। तो फिर इस टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, पहले लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, अब क्या है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो दोस्तों। यूट्यूब पे तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके आप पढ़ते हो, तरह तरह की जानकारियों को जमा करते हो। तो दोस्तों इस तरह की जो व्यवस्था है ये धीरे धीरे डेवलप होने लगा और होगा, बहुत ज्यादा डेवलप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लव के बाद सोइंग, दूसरा नंबर पर पढ़ेंगे सोइंग, ठीक है, यानी कि बीज को बोना। ठीक है, तो बीज को बोना आखिर होता क्या है बीज को बोना? तो दोस्तों बीज क्या जाके मार्केट से उठा के ले आएंगे और जाके डाल देंगे खेत में? बिल्कुल नहीं। किसान लोग डिसाइड करते हैं भैया कि कौन सा बीज जो है वो बेहतर है। ठीक है, देखिए क्या, सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उगाने से पहले जो है, ठीक है, फसल उगाने से जो पहले है एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि बीज का सिलेक्शन कैसे किया जाए। क्या हम लोग कोई भी बीज उठा के ले आएंगे और उसको जाके बो देंगे खेत में? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करने का वजह क्या है? तो हम लोग क्या है, देखिए, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब कि जब भी किसान लोग खेत में फसल बोने जाते हैं या बीज बोने जाते हैं, तो उससे पहले वो लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए दोस्तों बहुत तरह का बीज अवेलेबल है, लेकिन उसको बढ़िया बीज डालना है। तो बढ़िया बीज डालने के लिए दोस्तों करना क्या होगा? तो बढ़िया बीज के लिए उसको सेलेक्ट करना होगा बढ़िया बीज, तभी तो बढ़िया बीज डाल पाएंगे। तो फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड, यानी कि किसान वैसा फसल या वैसा बीज लेना पसंद करते हैं जो बीज उसको ज्यादा फसल देगा। ठीक है, देखिए इस तरह के, देखिए इसको सोइंग कैसे किया जाता है। अभी हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस है। पहले तो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से जाके बीज को डालते थे जमीन में, लेकिन अब हमारे पास मशीन है हर चीज के लिए। आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे इस फोटो में आप गौर से देखिए थोड़ा, इस फोटो को आप देखिए। इस फोटो में क्या दिखा रहा है कि ये 3 व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक अकेला एक ट्रैक्टर देखिए कितना सारा लगा हुआ मशीन होती है, सारा से एक साथ में नहीं तो 15 बीज बो रहा है, और यहाँ पे 3 आदमी मिलकर 3 बीज बो रहा है। तो दोस्तों मशीन कितना एडवांस हो चुका है, जरा सोच लो यारो, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब खेत में बीज को हम दिए डाल, तो अब हम लोगों को चाहिए उसमें डालने को क्या, खाद। भैया गलत क्या सोचते हो? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। जब हम लोग बीज डाल दिए खेत में, तो अब उसको तो बड़ा तो करना है भैया, बीज का पैसा लगा यार, ठीक है, अच्छा खासा पैसा लगा है, तो उस पैसा को यूज तो करना पड़ेगा ना। तो यूज कैसे करेंगे? तो चलो यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज होता है। तो चलो देखते हैं। जब हम लोग बीज डाल दिए, तो दोस्तों उस बीज को तुरंत उगाने के लिए, यानी कि उससे तुरंत पौधा को निकालने के लिए हम इंसान लोग करते क्या है, बहुत ही फास्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजर को ऐड करना, यानी कि खाद डाल देना। जैसे खाद डालते हैं वो तुरंत बीज जो है खिल जाता है और तुरंत उससे पौधा निकल जाता है बाहर। समझ में आया? और एक होता है मेनर, एक होता है फर्टिलाइजर। 2 तरह का होता है। एक देखिए मेनर जो है ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, खुद नेचुरल चीजों से, और ये फर्टिलाइजर जो ये भी इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये अलग तरह का होता है, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये खेतों को भी खराब कर देता है। ठीक है, और मेनर जो है ये आपका खेत को अच्छा बना के रखता है, सालों साल तक आप उसमें फसल उगा सकते हो। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है इस साल तो आप अच्छा खेती कर लोगे, अगला साल का भरोसा नहीं है भैया। क्या कि मिट्टी को आप कर रहे हो क्या, खराब सी, और आदत क्या कर रहे हो, खराब सी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure fertilizers। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहता है कि जब हम मिट्टी में डालते हैं, यानी कि वैसे पोषक तत्व, जो पोषक तत्व हम लोग मिट्टी में डालते हैं, बहुत जगह का मिट्टी ऐसा होता है कि वो उपजाऊ नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह की जमीन पे हमें करना क्या पड़ता है कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व डालने के लिए मिट्टी में हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। इसका फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि वो उस मिट्टी में जान आ जाती है फिर से, और वो मिट्टी फिर से पौधों को उगाना शुरू कर देती है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस है जो हम डालते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनर या तो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि जो हम लोग जो जमीन में जो डालते हैं खाद वगैरह, ये क्या करते हैं ना कि जमीन में मिट्टी की, जमीन की जो मिट्टी है उस मिट्टी में
ये तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को डाल देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है ना दोस्तों कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और वो पौधों को उगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब मिट्टी में हम डाल देंगे डाल, वो मतलब जब मिट्टी में डाल देंगे जब हम जान, तो दोस्तों वो मिट्टी डाल देगा जान किसमें, हमारे पौधों में, और हमारा पौधा में जब आ जाएगा जान तो हम लोगों का भी जान बच जाएगा। खाएंगे क्या भैया, सभी को डिपेंड है दूसरे के ऊपर। ध्यान रहे इस बात का, किसी भी एक जीव को खत्म मत करना है धरती से, नहीं तो मारे जाओगे सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इस फोटो को देखो, ये गोबर है और ये गोबर को देखो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ठीक है, ये मेनर है और यहाँ पे देखो इस फोटो में आप ध्यान से, इसमें भी गोबर ही है और इस गोबर को जमा करके रखा गया है और ये क्या कर रहा है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मेनर, ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, उस ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा, लाइन बाय लाइन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का मतलब खाद, मेनर का मतलब जो प्राकृतिक तौर तरीके से बनाया गया ना वो वाला खाद, जिसको गोबर कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इन ऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि फर्टिलाइजर जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो कि एक इन ऑर्गेनिक साल्ट यानी कि एक नमक की तरह होता है। आगे देखिए, मैनर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि खाद जो है दो तरह का होता है, एक मेनर एक फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन दोस्तों जो प्राकृतिक से यानी कि जो मेनर होता है, मेनर जो है हम इंसान उसको नहीं बनाते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है ना कि अगर पेड़ कट गया है, पेड़ गिर गया है या पत्ता उसका गिर गया है तो वो सड़ के, ठीक है, या जितने भी जानवर होते हैं अगर वो मर जाते हैं तो वो उनके सड़ने के बाद, ठीक है, या उनके गोबर का सड़ने के बाद जब वो मर जाते हैं तभी वो सड़ के हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और जब वो गोबर देते हैं, हमें क्या देते हैं, कैटल का मतलब क्या होता है, पशु। ठीक है, तो जो पशु होते हैं वो पशु का गोबर, ठीक है, या तो फिर प्लांट का रेसिड्यूज यानी कि जो पौधे का जो मृत भाग होता है, जो मर जाते हैं, वो सारे भाग क्या करते हैं, जब सड़ जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। दोस्तों खाद जो होता है वो बनाया जाता है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में यानी कि कारखानाओं में। लेकिन मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, लेकिन जो मैनर है उसको बनाया जा सकता है कहाँ पर, खेतों में बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि खाद जो होता है जो साल्ट वगैरह टाइप में होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारा खाद ले सकते हैं, डीएपी हो गया, ओरिया हो गया, यूरिया है ना, ओरिया नहीं सॉरी, यूरिया डीएपी और भी बहुत सारे होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, इस तरह की चीजों को डाला जाता है फसल में और ये फसल को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। देखिए क्या कहता है कि फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल भी गीला नहीं करते हैं। ये फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मिट्टी को बिल्कुल भी गीला नहीं करते हैं, लेकिन मेनर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जो मिट्टी को बहुत ही ज्यादा क्या देता है, ह्यूमस देता है, नमी देता है। Fertilizers are very rich in the plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है और पोटेशियम रहता है। और ये आखिर है क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को उगने में मदद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है खाद में। लेकिन अगर देखा जाए तो मेनर जो होता है ना दोस्तों, ये कम होता है, थोड़ा ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, ये मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है, लेकिन रेगुलर रहता है, मिट्टी को खराब नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर का और ये एडवांटेज ऑफ मेनर, बस इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए एडवांटेज ऑफ मेनर्स, यानी कि देखिए दोस्तों हम लोग फर्टिलाइजर्स का एडवांटेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो केवल नुकसान ही देता है, वो हमारी मिट्टी को खराब कर देता है। ठीक है, तो हम लोग इसका फायदा पढ़ते हैं मेनर का। ठीक है, देखते हैं क्या था। ऑर्गेनिक मैनर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर।
ये जो मैनर होते हैं उसको बेटर माना जाता है खाद से। क्यों? दिस इज बिकॉज, देखिए क्यों माना जाता है, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी में पानी को ज्यादा मात्रा में दबा के छिपा के रख लेने का पावर बढ़ा देता है ये मिट्टी का। तो दोस्तों हम खाद क्यों डालें मिट्टी में? फिर बताओ, जब पानी का मात्रा हमें ये बचाए, ये पानी का मात्रा जो बढ़ा देता है मिट्टी में, और पानी को होल्ड करने का, कि जब बारिश होगा या जब हम उसमें इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो वो पानी जो है अच्छा खासा मात्रा में जो वो जमा करके रखने का कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो दोस्तों हम क्यों खाद डालें उसमें, है ना? आगे बढ़ते हैं। इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange of the gases becomes easy। देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये हमारी जो मिट्टी होती है ना, ये जब हम बेनर को जब हम डालते हैं ना जमीन में, तो होता क्या है कि जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी को ये क्या करता है, बहुत ही बढ़िया बना देता है ताकि वो गैसों का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। दोस्तों बेनर जो होता है वो सड़ गल के बनता है, तो दोस्तों उसमें बहुत सारी बैक्टीरियाज भी आ जाती है, और वो सब फ्रेंडली माइक्रोब्स रहते हैं। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? जीवाणु, और ऐसा ऐसा जीवाणु जो हमें पौधों को उगाने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 4 नंबर, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को ये बढ़ाता है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगर आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इसे लाइक जरूर करते हैं, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भैया, कुछ तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, कुछ तो ज्ञान जरूर मिल जाएगा मेरे से। चलो ठीक है, बाय।